हेलो हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? टुडे वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू अवर सब्जेक्ट जियोलॉजी। ओके बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यस, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to 5। ठीक है, आपको स्टेटमेंट को रीड करना है, राइट? उसके बाद बेटा आपको ये चेक करना है कि कितनी स्टेटमेंट, हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आपको ये चेक करना है बेटा आपकी कौन सी स्टेटमेंट, कितनी स्टेटमेंट इसमें गलत है, इनकरेक्ट है। आओ देखते हैं बेटा। द लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड बट दे आर नॉन फंक्शनल विंग्स। ये तो सही है बेटा, करेक्ट है। आप सबको पता है बेटा कि जो कॉकरोच होता है उसके बेबी को हम लोग निम्फ बोलते हैं, है ना? उनके पास विंग्स पैड होते हैं, बट उनके विंग्स क्या होते हैं बेटा, नॉन फंक्शनल होते हैं, है ना? अडल्ट में जाके वो फंक्शन होते हैं। बात बिल्कुल सही है एकदम। कॉकरोचेस कॉन्टामिनेट फूड विद देयर एक्सक्रीटा एंड सिक्रीशन। बिल्कुल बेटा, कॉकरोच अल्टीमेट कर क्या रहा है, चीजों को कॉन्टामिनेट ही तो कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है बच्चों, है ना? उसके बाद नेक्स्ट, कॉकरोच निम्फ्स हैच आउट फ्रॉम ऊथीके। बिल्कुल, ऊथीके से ही तो हैच आउट होके बेटा कॉकरोच बाहर आता है ना? जो निम्फ अगर बात करते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, कॉकरोच रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ये बात गलत है बेटा। आप सभी को पता है कि कॉकरोच कैसे रिप्रोडक्शन करता है ना? कॉकरोच ऐसे रिप्रोडक्शन नहीं करता ना, ठीक है ना? आप सबको पता है बेटा, कॉकरोच जो होता है बच्चों वो एसेक्सुअली नहीं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ना? विद फीमेल लेइंग एग विदाउट। ये गलत होगी स्टेटमेंट। द निम्फ लुक वेरी मच डिफरेंट अडल्ट। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। आपने अगर फ्रॉक के बारे में सुना है बच्चों, है ना? अगर आपने फ्रॉक के बारे में सुना है, मैं फ्रॉक के बारे में अगर आपसे पूछूं तो आपने उसके लार्वा को देखा होगा। उसका लार्वा कैसा होता है बेटा, टेडपोल लार्वा होता है। हाँ, फ्रॉक की जब बात आती है तो फ्रॉक का जो बेबी होता है वो फिश लाइक होता है, वो उसके जैसा नहीं होता। बट कॉकरोच में ऐसा नहीं होता। कॉकरोच का जो बेबी होता है जिसको हम लोग निम्फ बोलते हैं बेटा, है ना? जो निम्फ होता है बेटा वो बिल्कुल अपने अडल्ट के जैसा होता है, अपने पेरेंट्स के जैसा होता है, सिर्फ साइज का डिफरेंस होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट हमारी, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये दोनों स्टेटमेंट हमारी बेटा यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट है बच्चों, राइट? तो टू स्टेटमेंट। ओके, चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हमारे पास आ गया बच्चों। विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। कितनी स्टेटमेंट यहां पर, कौन कौन सी स्टेटमेंट यहां पर बेटा इनकरेक्ट है, आओ देख लेते हैं। टाइट जंक्शंस आर प्रेजेंट इन कार्डिक मसल। बेटा कार्डिक मसल के अंदर टाइट जंक्शन कहां से है बेटा? वहां तो हमें कंडक्शन कराना है ना? चीजों को कंडक्ट कराना है, सर्कुलेट कराना है, मतलब जैसे जो इम्पल्स बनता है बेटा उसका प्रॉपर कंडक्शन होगा तभी तो हार्ट प्रॉपरली काम करेगा। तो टाइट जंक्शंस आर प्रेजेंट इन कार्डिक मसल्स टिश्यू, ऐसा तो नहीं है बच्चों, है ना? तो ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो गई। कार्डिक मसल टिश्यू इज ए नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। आपके हार्ट को आप खुद, वेरी गुड,
आप अपने हार्ट को खुद पंपिंग ऑर्गन बोलते हो, है ना, बोलते हैं ना पंपिंग ऑर्गन, कि वो पंपिंग ऑर्गन होता है, उस पर कॉन्ट्रैक्शन की पावर होती है, तो ये कैसे बोल दिया कि वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट बेटा, स्केलेटल मसल फाइबर, हमें तो देखो अगर देखा जाए बेटा, स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल टुगेदर इन ए पैरेलल फैशन, ये तो होता ही है बेटा, वो बंडल्स की फॉर्म में होती है, इसको तुम फेसिकल्स बोलते हो, ये तो बात सही है एकदम, ये तो करेक्ट है ना। ए शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोज सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर, ये भी सही है एकदम, है ना। न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन वन हाफ, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू, हमें ऐसा लगता है कि जो न्यूरल टिश्यू है वो सिर्फ न्यूरॉन से बना है, जबकि रियलिटी ये है बेटा उसमें न्यूरॉन्स के साथ साथ, है ना, न्यूरॉन के साथ साथ बेटा न्यूरोग्लियल सेल्स भी होती हैं, और वो 50% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं उस टिश्यू को बनाने में। तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है बच्चों, इनकरेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। पहले तो हमें बेटा डायूरेसिस पता होना चाहिए, डायूरेसिस का मतलब होता है बार बार यूरिन आना, फ्रीक्वेंट यूरिन आना, उसको डायूरेसिस बोलते हैं ना। तो बेटा अगर हम बात करें तो समझे इसको जरा ध्यान से, मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच। एडीएच हार्मोन क्या करता है बच्चों, वो तो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है ना, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये तो डायलिसिस के अगेंस्ट होता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। आपने एक वर्ड सुना होगा बच्चों, रास सिस्टम सुना होगा, रास, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, है ना, रास सिस्टम। एएनएफ, एट्रियल नेट्रेटिक फैक्टर कॉज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये तो बेटा एएनएफ की अगर हम बात करते हैं वो तो वैसो डायलेशन कराता है ना। डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल्स। तो बेटा अगर जैसे मान लो हम सिंपली अगर हम बात करें, अगर हम बच्चों सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे तो उससे ना फिर वाटर हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, जिससे डायूरेसिस क्या हो जाएगी बेटा, प्रिवेंट हो जाएगी, है ना। बी। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। यस, क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस इन साइक्लोस्टोमा। आपने बेटा फिशेस पढ़ा होगा, साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, स्टोमा का मतलब होता है बच्चों माउथ, ऐसी फिशेस जिनका माउथ सर्कुलर होता है ना, उनको साइक्लोस्टोम बोलते हैं हम, सर्कुलर माउथ है इनका, है ना। और ये जनरली बेटा क्या होती है, आपको ये पता है बेटा, ये पैरासाइट होती हैं। तो क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम इनका कार्टिलेजिनियस होता है बेटा, तभी तो ये इनकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है और ये अपने होस्ट पर अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। तो क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम इनका लगभग कार्टिलेज का बना होता है, ये बात सही है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम बेटा आप सबको पता है, वाटर कैनाल सिस्टम ये पोरीफेरा का फीचर है ना, वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा का फीचर है, लेकिन वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म का फीचर। तो यहां पर वाटर कैनाल वर्ड आने से गलत होगी ये स्टेटमेंट, तो पहली स्टेटमेंट तो यहां पर सही है बच्चों, सेकंड स्टेटमेंट यहां पर क्या है बच्चों, इनकरेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। आपने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में सुना होगा। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या होता है बच्चों,
आपने देखा होगा ये आपके थिन फिलामेंट होते हैं ना, ये आपके थिन फिलामेंट होते हैं, राइट। और इनके बीच में आपका बेटा क्या होता है, थिक फिलामेंट होता है, ये थिक फिलामेंट है। फिर आपने ये भी सुना होगा कि सर यहाँ पर इस तरीके से जेड लाइन होती है ना, वो वैसे इसको बाइसेक्ट करती है ना, जेड लाइन होती है बेटा। और आपने ये भी सुना होगा कि टू जेड लाइन के बीच का जो गैप है उसको आप सार्कोमियर कहते हो। आओ देखते हैं। द एक्टिन फिलामेंट स्लाइड्स अवे फ्रॉम ए बैंड रिजल्टिंग इन द शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। बेटा देखो जरा, एक्टिन फिलामेंट को तो स्लाइड करना पड़ेगा ना, एक्टिन फिलामेंट को। ये वाले फिलामेंट कौन से हैं, ये वाले फिलामेंट कौन से हैं बेटा, एक्टिन है ना, एक्टिन। ये वाले कौन से हैं बेटा, मायोसिन है। तो बेटा एक्टिन को तो स्लाइड करना पड़ेगा ना, है ना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर ईच अदर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ सार्कोमियर। एक बात बताओ, यहां पर एक्टिन फिलामेंट स्लाइड अवे फ्रॉम द ए बैंड, ये हमारा ए बैंड है। एक बात बताओ, ये जो फिलामेंट है बेटा, ये से दूर जा रहे हैं, इसकी तरफ आ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है, द एक्टिन फिलामेंट स्लाइड अवे, दूर नहीं जा रही है ए बैंड से, है ना, ये दूर नहीं जा रहे। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट स्लाइड ओवर ईच अदर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ सार्कोमियर। बेटा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्लाइड करेंगे, तो सार्कोमियर की लेंथ बढ़ेगी थोड़ी बेटा, वो तो घटेगी ना। तो ये भी बात गलत है बेटा। लेंथ ऑफ ए बैंड डज नॉट चेंज। ए बैंड बेटा अपनी पोजीशन पर फिक्स है, मान लो उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा। अभी तक तीनों स्टेटमेंट में से ये बिल्कुल सही लग रही है। आई बैंड इंक्रीजेस इन लेंथ। देखो बात को जरा समझने की कोशिश करो बेटा, हमारे पास तो ऑप्शन में कुछ गलत भी लिखा होगा, सही भी लिखा होगा, हमें तो सही सेलेक्ट करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, है ना। हमें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में पता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में जो एक्टिन फिलामेंट है वो ए बैंड से दूर नहीं जाता, तो ये बात गलत है। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट बेटा वो स्लाइड करते हैं, लेंथ डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती, ये बात भी गलत है। ए बैंड की लेंथ बेटा सेम रहती है, कोई चेंज नहीं आता। आई बैंड, एक बात बताओ बेटा, जो यहां पर बैंड था हमारा ये वाला, अभी जो हमारा आई बैंड है बच्चों, है ना, आप खुद बताओ बेटा, आई बैंड हमारा, उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के टाइम इंक्रीज थोड़ी हो रही है आई बैंड की लेंथ, ऐसा तो नहीं हो रहा ना बेटा। तो ये चीज गलत है। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे सही ऑप्शन हमारा यही बनता है बेटा। इसको मैं तुम्हें एक छोटी सी ये ट्रिक भी बताता हूँ याद करने की। आपको ना एक ट्रिक याद रखनी है, डार्क एटीएम। डार्क एटीएम, इस वाले बैंड को आप डार्क बैंड बोलते हो, एन आइसोट्रोपिक बोलते हो, थिक बोलते हो, और मायोसिन का बना हुआ है। अगर ये डार्क है तो वो लाइट है, अगर ये एनाइसोट्रोपिक है तो वो आइसोट्रोपिक है। यानी ये ए बैंड बोला ना इसको हमने, वो आइसोट्रोपिक है। ये थिक है तो वो थिन है ना। ये मायोसिन का बना तो ये एक्टिन का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारा बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड्स फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल और फिल्ट्रेट। जो एसिड सोल्यूबल होता है, आपने बेटा बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा, तो कुछ कंपाउंड एसिड में सोल्यूबल होते हैं, कुछ इनसोल्यूबल होते हैं। जिनका साइज बड़ा होता है वो ऊपर रह जाते हैं, जिनका साइज छोटा होता है तो बेटा वो एसिड में सोल्यूबल हो जाते हैं, है ना। तो बेटा जो कंपाउंड एसिड सोल्यूबल है ना, एसिड सोल्यूबल है, तो सीधी सी बात है वो मैक्रो तो हो ही नहीं सकता। जो एसिड में सोल्यूबल हो गया बेटा वो मैक्रो तो है ही नहीं, है ना। और अगर हम बात करें बेटा जो एसिड में सोल्यूबल वो छोटा है, और छोटे का बेटा मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा भी नहीं होता, ये भी गलत है। दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18,
हाँ ये रेंज हो सकती है बेटा। जो एसिड सोल्यूबल होते हैं बेटा वो छोटे होते हैं, उनका मोलिकुलर वेट भी कम होता है, तो ये रेंज तो हो सकती है। दे आर ओनली फाउंड इन, ये इसका बेटा एग्जैक्ट आंसर जाएगा, है ना। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट मॉलिक्यूल किससे बना होता है बेटा? फैट मॉलिक्यूल, ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, आप अपनी एनसीईआरटी में पढ़ते हो बेटा, CH2OH, CHOH, CH2OH। इसको आप लोग ग्लिसरॉल बोलते हो, है ना, इसको आप ग्लिसरॉल बोलते हो। जब इनके साथ बेटा फैटी एसिड जुड़ जाता है, फैटी एसिड जुड़ जाता है, उसके बाद हम लोग फैटी एसिड जुड़ने के बाद ही क्या बोलते हैं बेटा? फैट बोलते हैं ना। तो अगर बात करें टिपिकल फैट मॉलिक्यूल जनरली जो बना होता है बेटा, उसमें आपको एक तो मिलेगा ग्लिसरॉल, और क्या मिलेंगे बेटा? फैटी एसिड। एक तो ग्लिसरॉल मिलेगा बेटा, और 3 क्या मिलने वाले हैं बेटा? फैटी एसिड मॉलिक्यूल। उसी से हमारा क्या बन जाता है बेटा? फैट बन जाता है, जिसको तुम ट्राइग्लिसराइड के नाम से भी जानते हो। तो फैट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, अगर आपको फैट बनाना है तो आपको एक ग्लिसरॉल चाहिए और फैटी एसिड चाहिए, इनको कंबाइन करके आप फैट बना सकते हो, है ना। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फ के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लिम्फ एक्सेप्ट, कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है बेटा लिम्फ को लेकर? लिम्फ, अगर हम बात करते हैं, येलो कलर्ड फ्लूइड है, ये तो बात सही है एकदम, है ना। इट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, क्या इसमें सिर्फ स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होती हैं? है ना, ऐसा तो नहीं है बेटा। इसके अंदर तो बी लिम्फोसाइट्स भी हैं, टी लिम्फोसाइट्स भी, कुछ स्पेसिफिक थोड़ी हैं, लगभग सभी टाइप की है लिम्फोसाइट्स तो यहाँ पर। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट एंड हॉर्मोन्स, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लिम्फ ही है जो हमारे न्यूट्रिएंट को कैरी करता है या हार्मोन को कैरी करता है। हमारे न्यूट्रिएंट को और हमारे हॉर्मोन्स को हमारा ब्लड भी तो कैरी करता है ना। इट हैज द सेम फंक्शन, सेम मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा, बिल्कुल सेम तो मिलने वाला नहीं है बेटा, कुछ डिफरेंस तो मिलेगा। तो अगर इन चारों में से देखे बेटा, जो बिल्कुल सही जा रही है वो सबसे पहली जा रही है कि वो येलो कलर का फ्लूइड है ना। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ग्लाइकोजन, है ना। ग्लाइकोजन के बारे में क्या चीज इनकरेक्ट है देखो जरा। इट इज ए स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स, ग्लाइकोजन। एक बात बताओ, आप जब खाना खाते हो, एक्सेस में जो भी आपका ग्लूकोज होता है वो आपका लीवर में जाके स्टोर तो हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, या आपकी मसल में स्टोर तो हो जाता है। तो बेटा अगर बात करें एनिमल्स के अंदर, तो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ये तो स्टेटमेंट सही है, गलत तो नहीं है ये बात। हम सबके लीवर में, हम सबकी मसल्स में इमरजेंसी में टाइम आने वाला ग्लूकोज स्टोर तो हो रखा है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, है ना। इन ग्लाइकोजन द राइट एंड इज रिड्यूसिंग एंड द लेफ्ट एंड इज नॉन रिड्यूसिंग, ये बात भी बिल्कुल सही है बेटा, है ना। इट इज ए ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये भी सही है बेटा। इट इज ए स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स, ये बात गलत है बेटा, है ना, ये बात गलत है। प्लांट आपको सबको पता है बेटा, प्लांट्स जो हैं अगर ग्लूकोज के पॉलीमर को स्टोर करते हैं तो बेटा वहां पर वो स्टार्च होता है। ग्लाइकोजन तो हमारा स्टोर्ड प्रोडक्ट है ना। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू की डेफिनेशन, द टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए डैश एंड डैश टू फॉर्म ऑर्गन। बेटा टिश्यू अगर अगर बात करें बेटा, अगर हम टिश्यू को स्पेसिफिक प्रपोर्शन में ऑर्गेनाइज करेंगे और पैटर्न में, तो उसी से हम क्या बना पाएंगे बेटा? एक ऑर्गन बना पाएंगे। टिश्यू की डेफिनेशन इतना सिंपल, स्पेसिफिक प्रपोर्शन होना चाहिए और बेटा स्पेसिफिक क्या होना चाहिए? पैटर्न होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहां देखना बेटा आपको कौन सी स्टेटमेंट यहां पर हमारी सही है। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर इज करेक्ट, तो पढ़ो ध्यान से कौन सी स्टेटमेंट सही है। द फंक्शन ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियम इज टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम।
अगर किसी पार्टिकल की मूवमेंट की बात आती है बेटा, विदाउट सिलिया, है ना, मूवमेंट पॉसिबल कहाँ है? तो सिंपल क्यूबिडल तो ऐसा काम नहीं कर सकता ना, अगर सिलिएटेड होगा बेटा एपिथेलियम तो ही पॉसिबल है मूवमेंट पार्टिकल्स की। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन, ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, है ना। वो बेटा तुमने पढ़ा होगा, कुछ ग्लैंड्स जो हैं बेटा एंजाइम बना रही हैं, उनको एक्सोक्राइन बोल रहे हैं। कुछ ग्लैंड बेटा हार्मोन बना रही हैं, उनको एंडोक्राइन बोल रहे हैं। या फिर आप डक्ट के बेस पे बोलते हो, जिनके पास डक्ट होती है ना, वो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। जिनके पास डक्ट नहीं होती बेटा, वो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना। तो ये तो आप कह सकते हो सही है बात। ऑल सेल्स इन एपिथेलियल्स आर हेल्ड टुगेदर विद लार्ज इंटरसेलर मटेरियल। बेटा एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कभी भी आपको बहुत ज्यादा स्पेस मिलने वाला नहीं है ना। मस्कुलर टिश्यू आर द मोस्ट अबंडेंट, ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाला टिश्यू बेटा कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू नहीं है। तो ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, सिर्फ बी वाली करेक्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग गिवन स्ट्रक्चर, बस एक डायग्राम दिया हुआ है ना। ये जो चीज है बेटा क्या चीज है? ये बोमन कैप्सूल तो है, ये तो डायरेक्ट इसका आंसर है, बोमन कैप्सूल है। ये पाइप क्या होती है बेटा? ये तो एफरेंट होती है। ये जाने वाली क्या होती है बेटा? इफरेंट होती है ना। और ये वाला पार्ट क्या होता है बेटा? पीसीटी होता है। तो एक्स इसमें क्या आ जाएगा बेटा? बोमन कैप्सूल। तो कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान से ही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द कोर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी? कोर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी, आपने पढ़ा होगा बच्चों कि आपकी किडनी के अंदर टू टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं, ऐसा पढ़ा है ना आपने। आपने ये सुना होगा कि आपकी जो किडनी होती है बेटा, उसमें टू टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं। ये मान लो बोमन कैप्सूल वाला पार्ट है, ये पीसीटी हो गया, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, है ना। इस तरीके से फिर आप ये बोलते हो कि सर ये बोमन कैप्सूल हो गया, ये पीसीटी हो गया, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, ये डीसीटी हो गया, है ना। इस तरीके से आपको पता है बेटा, जो नेफ्रॉन आपका कोर्टेक्स वाले पार्ट में है, उसको आप कोर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हो। और ये आपकी किडनी में 85% के आसपास होते हैं। और जो नेफ्रॉन बेटा आपका हल्का सा मेडला में एक्सटेंड कर गया बेटा, वो 15% नेफ्रॉन है, 15%, है ना। 15% वो नेफ्रॉन्स हैं जो आपका हल्का सा मेडला में एक्सटेंड कर गया। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन। तो बेटा अगर हम बात करें कोर्टेक्स रीजन में, हमारे को देखो डीसीटी ये तो होता ही है, पीसीटी ये भी होता ही है बेटा, मेलपिजन कार्पस्कल्स ये भी होता है। लूप ऑफ हेनले अगर देखा जाए बेटा, अगर हमें प्रॉपर लूप ऑफ हेनले चेक करना है बेटा, वो हमारे को मेडला वाले रीजन में मिलता है। यानी कोर्टिकल नेफ्रॉन्स के पास बहुत प्रॉपर और प्रॉपर वेल डेवलप्ड लूप ऑफ हेनले नहीं होता कोर्टिकल के पास। लूप ऑफ हेनले हमेशा डेवलप किसके पास होता है? जक्स्टा मेडलरी के पास, जो हल्का सा मेडला में क्या है बेटा? एक्सटेंडेड है ना। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनले लूप इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है बेटा। आप सबको पता है आपकी किडनी के पास हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन पास करने का पोटेंशियल होता है कि नहीं होता? आपकी किडनी बहुत ही ज़्यादा हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन पास करती है। और आप उसके लिए एक टॉपिक भी पढ़ते हो, उसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म, है ना, वो पढ़ते हो आप। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो काउंटर करंट का मतलब यही तो है बेटा कि फ्लो फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट है बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा फॉर्म्स काउंटर करंट। बिल्कुल सही बात है बेटा, दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम सही है। काउंटर करंट उसी को तो बोलते हैं जब ब्लड का फ्लो हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, उसी को बोलते हैं काउंटर करंट हम। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज ट्रू फॉर द डक्ट दैट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ मेडुला? विच इज ट्रू फॉर द डक्ट extend from cortex to cortex the kidney to the
देखो जरा, बोलो जरा, देखो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से, क्या है ये? बेटा अल्टीमेट जो डक्ट की बात करते हैं बेटा, जो कोर्टेक्स से एक्सटेंड करती है, उसका मेन रोल हमारी बॉडी में ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना होता है और हमारे पीएच को मेंटेन करना होता है ना। इट प्ले ए रोल इन मेंटेनिंग द पीएच। नेक्स्ट बेटा, पढ़ो। फ्रॉग को लेके बेटा कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? फ्रॉग्स फीट हैव वेब्ड डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। जैसे आपकी फिंगर्स है बेटा, आपकी फिंगर्स में यहाँ पर गैप है, उनके यहाँ पर स्किन चिपकी होती है, और ऐसे पार्ट को बोलते हैं बेटा वेब्ड पार्ट। तो वो किस में हेल्प करता है? स्विमिंग में। ये बात तो ठीक है एकदम। द प्रोटेक्टिव कलरेशन इन फ्रॉग इज नोन एज मिमिक्री। फ्रॉग के पास बेटा अपने बॉडी का स्किन कलर चेंज करने का पोटेंशियल होता है, वो बैकग्राउंड के हिसाब से स्किन कलर चेंज कर देता है ना। डी, फ्रॉग में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी होता है। बेटा तीनों बातें सही हैं एकदम इसके अंदर, तीनों बातें सही हैं। स्विमिंग में बेटा उनका वेब्ड पार्ट हेल्प करता है, और जो मिमिक्री बेटा ये बात भी सही है, तो तीनों बातें सही हैं, ए बी एंड सी। नेक्स्ट बेटा, द पेशेंट A patient experiences a sudden increase in heart rate and cardiac output during a stressful situation. Which of the following mechanism is most likely responsible for this response? देखो क्या होना चाहिए बेटा, आपने पहले भी पढ़ा है, आपके पास किडनी होती हैं दो, किडनी के ऊपर दो ग्लैंड्स होती हैं, उनको आप एड्रिनल ग्लैंड बोलते हो, उनसे हमेशा इमरजेंसी के हार्मोन निकलते हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन में बेटा यही तो काम करेगा ना हमारा। तो क्या निकलेगा बेटा? एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स, जो हमारे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं ना। नेक्स्ट बेटा, नेम ऑफ द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। बेटा आपकी कौन सी सेल्स ऐसी होती हैं जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं? न्यूट्रोफिल्स, ये तो डब्ल्यूबीसी हैं, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प नहीं करती। रिथ्रोसाइट्स, आरबीसी, ये बेटा आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में हेल्प करती हैं। थ्रोम्बोसाइट्स, इसका नाम ही थ्रोम्बोसाइट्स है, ये थ्रोम्बस बनाती हैं, मतलब क्लोट बनाती हैं। तो अगर बेटा इसका नंबर कम होगा तो ब्लड क्लोटिंग में दिक्कत आएगी बेटा, ब्लड का लॉस ज़्यादा होगा। अगर बॉडी में इनका नंबर कम हो जाता है तो बेटा ब्लड क्लोटिंग रुक जाएगा ना, ब्लड क्लोट ही नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके से। ल्यूकोसाइड भी डब्ल्यूबीसी है। नेक्स्ट बेटा, आओ देखते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट ईच वेंट्रिकल पर मिनट। पर मिनट तो होता ही नहीं बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम, पर मिनट तो कार्डिक आउटपुट होता है ना। द साइक्लिक सीक्वेंस ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ द हार्ट, ये भी नहीं होता स्ट्रोक वॉल्यूम। द साइक्लिक सीक्वेंस ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ द हार्ट, सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ द हार्ट, द साइक्लिक, ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया ना। तो बताइए क्या होना चाहिए? ये दोनों ऑप्शन सेम आ गए इसके अंदर तो। नेक्स्ट देख लेते हैं चलो एक बार। कार्डिक आउटपुट जो है, कार्डिक आउटपुट वो हमारी पर मिनट होती है। सी का फर्स्ट, कार्डिक आउटपुट हमारी क्या होती है बेटा? पर मिनट होती है। सी का वन, यहाँ पर सी का वन नहीं है तो ये तो बनेगा नहीं बेटा, या तो ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये भी नहीं बन सकता। ठीक है ना। अब और मैच करते हैं, डी को देखते हैं, कार्डिक साइकिल, द साइक्लिक सीक्वेंस ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ द हार्ट। ये दोनों बातें सेम आ गई इसके अंदर ना, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया वैसे। अब डी का थर्ड भी है,
तो ये तो ना मिस प्रिंटिंग, मतलब क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ, ठीक है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम बेटा आपको पता है, अगर हम देखें बेटा इस पे से चेंज करें तो हम, ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया बेटा, है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मिस प्रिंटिंग हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 1 to 5 आपको कुछ स्टेटमेंट बतानी है बेटा, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट अगर देखो ध्यान से, ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गिrdle कंसिस्ट ऑफ ए क्लेविकल एंड स्कैपुला। अगर बेटा जो ऊपर वाला आपका क्या होता है, पेक्टोरल गिrdle होता है, नीचे वाला क्या होता है, पेल्विक गिrdle होता है। यहाँ पर ये बोन है, कौन सी है, क्लेविकल है, पीछे कौन सी है, स्कैपुला। ये क्लेविकल, ये भी कौन सी है, स्कैपुला। आई थिंक ये वाली स्टेटमेंट तो हमें सही लग रही है ना। द 8th 9th 10th पेयर ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। आप सबको पता है बेटा, एस का मतलब स्टर्नम, एस का मतलब 7। हमारी स्टर्नम से सिर्फ 7 रिब्स ही कनेक्टेड हैं, बस सिर्फ 7। हमारी स्टर्नम से डायरेक्ट 7 रिब्स ही कनेक्टेड हैं, उनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। 8th 9th 10th ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती बेटा, इनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं ना। तो ये बात बिल्कुल सही लग रही है ये भी बेटा। ह्यूमन स्कल इज मोनोकोंडाइलिक, नहीं बेटा, हमारी स्कल कैसी होती है, डाइकोंडाइलिक होती है, आपने पढ़ा भी होगा, है ना, एटलस बोन के अंदर फिट होने के लिए। द 2 halves ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट डोर्सली टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस, नहीं बेटा, जो आपका पेल्विक बोन होती है वो आगे से फ्यूज होके प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाती है, पीछे से नहीं बनाती। प्यूबिक सिम्फाइसिस आगे बनता है, पीछे नहीं बनता। तो ये वाली बात भी गलत है। तो पहली और दूसरी बात यहाँ पर सही है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, which of the following disorder is characterized by the proliferation of fibrous tissue। proliferation of fibrous tissue कहां पर होता है बेटा, बोलो। proliferation of fibrous tissue कहां पर होता है, ओआरडी में होता है शायद, है ना। proliferation of fibrous tissue कहां पर होता है, निमोनिया, ये तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होती है बेटा, ये सिगरेट स्मोकिंग से होती है बेटा। जो प्रोलिफरेशन ऑफ टिश्यू होता है बेटा वो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ही होता है ना। ये एनसीईआरटी की लाइन है डायरेक्ट। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। गाउट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। गाउट तो बेटा यूरिक एसिड के, आपने सुना होगा बेटा, है ना। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, है ना, रूमेटॉइड अर्थराइटिस सुना होगा आपने, वो तो होती है ऑटोइम्यून, ये ऑटोइम्यून तो नहीं होती, है ना। गाउट अकर ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक यूरिक एसिड। आई थिंक असर्शन यहाँ पर बेटा फॉल्स है, बट रीजन यहाँ पर सही है बेटा, वो टॉक्सिक सब्सटेंस के एक्युमुलेशन से होती है ना। Which of the following is an incorrect match regarding the secondary metabolite? Secondary metabolite इनकरेक्ट मैच बताना है बेटा। अब एल्कलॉइड, मॉर्फिन, कोडीन ये तो ठीक है बेटा, टॉक्सिन ये भी बिल्कुल ठीक है बेटा, लिसाइथिन ये भी ठीक है बेटा, ड्रग्स ये ठीक है, बट ये गलत हो गया ना। तो इसका हो गया बेटा हमारा डी आंसर, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम, ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से फ्लो करता है बेटा, कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, लेफ्ट ओरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग द ऑरिकुलर सिस्टोल। एक बात बताओ बच्चों, आप सबको पता है आपके हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं ना। और लेफ्ट साइड में जो ब्लड आता है वो हमारा कहाँ से आता है, लंग से आता है ना, लंग से, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ जाएगा बेटा हमारे, देखो ओरिकल से कहाँ चला गया, वो वेंट्रिकल में चला गया ना। तो लेफ्ट ओरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल
लेफ्ट ओरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये कब होगा बेटा? जब ओरिकल सिस्टोल होंगे। तो पहला इसका आंसर सही है बेटा, ठीक है। पीनियल ग्लैंड कहां पर है बेटा? ये तो सीधी लाइन है एनसीईआरटी की। पीनियल ग्लैंड कहां पर होती है बेटा? डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन ना, डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। हमारे फोर ब्रेन के पीछे की तरफ बेटा पीनियल ग्लैंड होती है, डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। नेक्स्ट बेटा, मेटाजेनेसिस। आपने पढ़ा होगा बेटा, फाइलम पोरीफेरा पढ़ा होगा, फिर सिलेंटेटा पढ़ा होगा। आपने सिलेंटेटा में वर्ड सुना होगा मेटाजेनेसिस, है ना। मेटाजेनेसिस, पॉलिप से मेडूसी बन रहा है, मेडूसी से पॉलिप बन रहा है, उसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ही बोलते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सिलेंटेटा में ऐसा होता है बेटा, पोलिप मेडूसी को पैदा करता है, पॉलिप जो है वो मेडूसी को पैदा करता है एसेक्सुअली, और मेडूसी जो है पॉलिप को पैदा करता है सेक्सुअली। उसी को मेटाजेनेसिस या फिर बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट बेटा, बायोल्यूमिनेसेंस ना, बायोल्यूमिनेसेंस पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पढ़ो बायोल्यूमिनेसेंस क्या चीज है। बायोल्यूमिनेसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट बाय निमेटोसिस्ट सेल्स। ये तो बात गलत होगी ना बेटा, निमेटोसिस्ट ये तो नाइजीरिया का फीचर है बेटा। और इनसे तो वो एक तरीके से किसी भी अपने प्रे को ना उस पर अटैक करते हैं ये, नाइडोब्लास्ट जो फीचर है नाइजीरिया का। तो बायोल्यूमिनेसेंस ये प्रॉपर्टी उस सेल्स की तो नहीं है बेटा। हाँ, टेनोफोर्स के पास बेटा ये प्रॉपर्टी जरूर होती है बायोल्यूमिनेसेंस की। तो ए यहां पर बेटा फॉल्स है, आर क्या है बेटा यहां पर? ट्रू है ना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, आपको देखना है बच्चों यहां पर इनकरेक्ट मैच देखना है। एनालिडा, उनकी बॉडी में बेटा पक्का क्या होता है? सेगमेंट्स तो होते ही है ना। एनालिडा की बॉडी बेटा सेगमेंटेड है, तभी तो नाम इसका एनालिडा है। एनालिडा में एनालाई का मतलब क्या होता है? रिंग्स होता है। जिनकी बॉडी में रिंग्स होती है उनको हम एनालिड्स बोलते हैं। आर्थ्रोपोडा, इनके पास क्या है बच्चों? ज्वाइंट अपेंडेजेस हैं। मोलस्का, इसके पास क्या है बच्चों? कैलकेरियस शेल है। नाइडेरिया, इसके पास क्या है बच्चों? कॉम्प्लेट्स है ना। ये बात गलत आ गई बेटा, कॉम्प्लेट्स तो किसका फीचर है बेटा? ये तो टेनोफोर्स का है ना। टेनोफोर के पास 8 कॉम्प्लेट्स होती हैं। तो ये बेटा पेयर क्या हो गया? मिसमैच हो गया। ये गलत है बात, है ना। कॉम्प्लेट्स तो टेनोफोर का फीचर है ना। नेक्स्ट बेटा, which of the following glands secretion is under the control of neurosecretory nerve cells of hypothalamus? बताओ। आपको इस बात का पता है बेटा, आपकी बॉडी में जो मास्टर ग्लैंड है वो आपकी पिट्यूटरी है, लेकिन जो उसकी भी मास्टर है, पिट्यूटरी की भी जो मास्टर है बच्चों, है ना। आपकी जो मास्टर ग्लैंड है वो पिट्यूटरी है, काफी सारे हार्मोन बनाती है। उसकी भी जो मास्टर है बच्चों, उसकी मास्टर है बेटा हाइपोथैलेमस, है ना। तो हाइपोथैलेमस किसको रेगुलेट कर रही है बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी कर रही है, तभी वो सारे हार्मोन बना पा रही है। डीजनरेशन ऑफ थाइमस विल लीड टू, थाइमस के, थाइमस आपकी बेटा स्टर्नम के पास एक ग्लैंड होती है। अगर थाइमस छोटी हो जाएगी, थाइमस रिड्यूस हो जाएगी, तो आपकी बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा, है ना। और जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होने वाली, वीक हो जाएगी। तो बेटा हमारी CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, वीक हो जाती है अगर थाइमस डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाए तो। अगर थाइमस ग्लैंड, ये हमारी बॉडी की ऐसी ग्लैंड है, तभी बोलते हैं हम कि जितने भी ओल्ड एज पीपल होते हैं बेटा, उनकी इम्यूनिटी क्या होती है? वीक होती है, क्योंकि उनकी थाइमस छोटी हो जाती है, तो उनकी बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स का नंबर कम हो जाता है ना। नेक्स्ट बेटा, आओ देखते हैं। ए का देखो, चेक करते बेटा। स्टिमुलेट्स, हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन वो दिया, चलो तो स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। गास्टिन तो ऐसा नहीं करता बेटा। ये बेटा कौन से हार्मोन्स हैं? आपने पढ़ा होगा, ये GIT के हार्मोन्स हैं। आपकी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो होती हैं,
उन ग्लैंड से भी अलग आपकी बॉडी में कहीं पर टिश्यू रखा हुआ है ना। और वो टिश्यू क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, और सबका डिफरेंट डिफरेंट रोल है बेटा। गैस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन क्या कर रहा है बेटा, देखो जरा, यस, गैस्ट्रिन हार्मोन ये तो बन रहा है बेटा, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन। नाम से ही पता लग रहा है गैस्ट्रिन, ये किस पे काम करता होगा बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करता होगा। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या बनता है बच्चों, HCl बनता है, और क्या बनता है बच्चों, पेप्सिनोजन बनता है ना। तो ए का थर्ड बेटा किसके अंदर है, हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ही है। तो देखो ये तो बेटा एक ही दम से एलिमिनेट हो गए ना, अगर हमें इस एक का भी जवाब पता था तो सारे एलिमिनेट हो गए। बी का फर्स्ट, सिक्रेटिन, ये क्या करता है बेटा, आप सबको पता है सिक्रेटिन पेनक्रियास पे काम करता है। आपकी बॉडी में जब खाने को डाइजेस्ट करना होता है, डाइजेस्ट करने के लिए जितने भी डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं बच्चों, है ना, वो सारे के सारे हॉर्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं। जब तक हॉर्मोन्स उनको स्टिमुलेट नहीं करेगा बेटा, डाइजेस्टिव जूस निकलेगा ही नहीं। तो वो सारे हॉर्मोन्स के कंट्रोल में है ना। अब गैस्ट्रिन ने क्या किया, आपके स्टमक से HCl बनवा दिया। सिक्रेटिन ने क्या किया बेटा, बाइकार्बोनेट एंड वाटर ये निकलवा दिया बेटा, है ना। सी सेकंड, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस। सीसीके की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, कोलीसिस्टोकाइनिन। ये आपके बेटा गोल ब्लैडर पे काम करता है, वहां से बाइल जूस निकलवाता है ना। तो सीसीके वहां पर काम कर रहा है। GIP, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, डी फोर्थ, बेटा इसका काम सिर्फ यही होता है कि हमारे स्टमक से ज़्यादा HCl ना निकले, क्योंकि वो ज़्यादा जो HCl निकलेगा वो आगे इंटेस्टाइन के पीएच को भी डिस्टर्ब करेगा। और अगर इंटेस्टाइन का पीएच डिस्टर्ब होगा तो बेटा ड्यूडेनम वाले पार्ट में जो फूड डाइजेस्ट होना चाहिए था एल्कलाइन पीएच पर, वो नहीं हो पाएगा। तो हमें GIP बनाना ही बहुत जरूरी है। और ज़्यादा HCl बेटा स्टमक में अल्सर भी कर सकता है। तो GIP क्या होता है बेटा, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड होता है। ये ऐसा हार्मोन है जो इनहिबिट करता है, रोकता है किसको, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, राइट। तो इसका आंसर बेटा ए ही जाना चाहिए ना, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटी हेलमिंथिस हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। प्लेटी के पास बेटा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बिल्कुल सही बात है। इनकम्प्लीट और कंप्लीट में डिफरेंस क्या है, आपने पढ़ा है बेटा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उसको बोलते हैं जहां पर एक माउथ ओपनिंग होती है इंजेशन के लिए, एक एनएस ओपनिंग होती है इजेशन के लिए। एक जगह से जानवर खाने को खाता है, दूसरी जगह से उस अनडाइजेस्टेड फूड को, अनएब्जॉर्ब फूड को बाहर निकालता है, उसको एनएस कहते हैं। और हम सीख चुके हैं बेटा, सबसे पहले कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एसके हेलमिंथिस में आया था, है ना। तो प्लेटी हेलमिंथिस के पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये बात बिल्कुल सही है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटी हेलमिंथिस हैज ओनली ए सिंगल ओपनिंग, ये तो बात सही है, टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व बोथ माउथ एंड एनस। जो माउथ और एनस दोनों की तरह बिहेव करती है बेटा, उसी को तो बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोनों की दोनों बातें यहां पर बिल्कुल सही है बच्चों, है ना। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर एंड रिलीज टू हॉर्मोन्स। ये काफी इंपॉर्टेंट सी बात है। ये आपका बेटा अगर हाइपोथैलेमस है और ये आपकी बेटा पिट्यूटरी है ना, उससे काफी सारे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, आपने पढ़ा होगा। FLATPG पढ़ा है ना, FSH, LH, ACTH, TSH, PRL, ग्रोथ हार्मोन पढ़ा ना, ये सब ये आपके बेटा इस पिट्यूटरी से प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, इससे प्रोड्यूस हो रहे हैं। फ्लैट PG में MSH, फ्लैट PG में पाओ, ठीक है।
PAO, फ्लैट PGA में पाओ। तो आपकी पिट्यूटरी बेटा बहुत सारे हार्मोन बनाती है, FSH, LH, ACTH, TSH, PRL, ग्रोथ हार्मोन बनाती है सब। ये वाला पार्ट भी बनाता है, ये वाला पार्ट भी बनाता है। पिट्यूटरी का पीछे वाला पार्ट कभी भी हार्मोन नहीं बनाता, ये वाला पार्ट हार्मोन नहीं बनाता। हार्मोन तो पीछे से बन के आते हैं, हाइपोथैलेमस से। तो हार्मोन्स तो बेटा ऊपर से ही बनकर आएंगे, फिर यहां पर तो आकर बेटा वो क्या होते हैं बेटा, स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं, बस। तो ध्यान रखना बच्चों, पाओ, पाओ का मतलब बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ए का मतलब बच्चों ADH, ओ का मतलब बच्चों ऑक्सीटोसिन, है ना। तो ADH और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हार्मोन इस पार्ट से सिर्फ निकलते हैं और यहाँ पर स्टोर होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ADH हार्मोन। तो ध्यान रखना बच्चों, पिट्यूटरी का आगे वाला पार्ट जिसको आप पास डिस्टेलिस बोलते हो, फिर बीच वाला पार्ट जिसको आप पास इंटरमीडिया बोलते हो, फिर पीछे वाला पार्ट जिसको आप पास नर्वोसा बोलते हो या पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हो, ये वाला पार्ट हार्मोन को कभी बनाता नहीं है, सिर्फ रिलीज कराता है बस। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, which of the following correctly represent the sequence of impulse transmission across a synapse? Axon terminal, synaptic cleft, dendrites and postsynaptic neurons. आपने बच्चों इस तरीके से पढ़ा होगा न्यूरॉन के बारे में। है ना। तो आपका एक न्यूरॉन ये हो गया बेटा, ये सेकंड न्यूरॉन हो गया आपका, है ना। तो कोई भी इम्पल्स बेटा जब भी आप न्यूरॉन के बारे में पढ़ो तो ना ऐसा समझना कि वो एक चूहा है, एक चूहा है। चूहे के पास तीन पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है डेंड्राइड, एक होती है उसकी बॉडी, है ना, और एक होता है उसका टेल। टेल वाले पार्ट को बोलना है एक्सोन। तो जिसके कान है, कान, कान को डेंड्राइड बोलना है, इसकी बॉडी को बॉडी बोलना है, इसको एक्सोन बोलना है। सेम यहां पर देखो जरा, ये डेंड्राइड्स है बच्चों, ये इसकी बॉडी है बच्चों, और ये इसका एक्सोन टेल वाला पार्ट है। जैसे चूहे के पास तीन पार्ट है, ऐसे न्यूरॉन्स के पास भी तीन पार्ट है, डेंड्राइड्स, बॉडी एंड एक्सोन। डेंड्राइड्स, बॉडी एंड एक्सोन। तो चूहा बेटा सबसे पहले किसी भी साउंड की वाइब्रेशन को सुनेगा, अपने कानों से सुनेगा ना वो, तो सबसे पहले इंपल्स बेटा कहाँ पर आएगी, कानों के पास आएगी। उसके बाद कहाँ जाएगी, बॉडी के पास जाएगी। उसके बाद कहाँ जाएगी बेटा, यहाँ से आगे ट्रांसमिट होगी, है ना। तो डेंड्राइट से एक्सोन टर्मिनल, साइनेप्टिक क्लेफ्ट से सीधा पोस्ट के पास तो नहीं जा सकती बेटा, ये गलत हो गया ना। एक्सोन टर्मिनल से डेंड्राइट्स, ये एक्सोन टर्मिनल हो गया बेटा, उससे नेक्स्ट का डेंड्राइट हो गया, फिर क्लेफ्ट, ये भी गलत होगी बेटा। फिर क्या होनी चाहिए, पहले क्लेफ्ट में तो कैसे आ जाएगी बेटा, ये क्लेफ्ट ही तो होता है। एक्सोन टर्मिनल, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा इंपल्स जो है वो इस एंड पर पहुंची ना, एंड पर, इसको बोलते हैं हम एक्सोन टर्मिनल, ठीक है, वहां पर पहुंची। इस गैप को आप क्या बोल रहे हो बेटा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल रहे हो, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट के पास गई, उसके बाद कहां गई बेटा, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास गई। तो ये सीक्वेंस इन सब में सबसे सही लग रहा है। तो सबसे पहले बेटा एक्सोन टर्मिनल, इसका जो एंड वाला पार्ट है, फिर क्लेफ्ट, फिर नेक्स्ट वाले का डेंड्राइट्स, फिर उस पूरे न्यूरॉन के पास। समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहले बेटा जो इम्पल्स है वो एक्सोन टर्मिनल के पास जा रही है, फिर क्लेफ्ट के पास जा रही है,
फिर नेक्स्ट डेंड्राइट के पास जा रही है और फिर आगे मूव कर रही है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस। सेरेब्रल एक्वेडक्ट, सीधा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मिड ब्रेन के बारे में ना, मिड ब्रेन। अब ए थर्ड तो बेटा सब में है, ए थर्ड तो सब में है बेटा। अब लिम्बिक सिस्टम पे आते हैं बेटा। लिम्बिक सिस्टम भी लिखा हुआ बेटा एनसीईआरटी में कि ये हमारे गुस्से को एक्सप्रेस करता है बेटा। हमें जो गुस्सा आ रहा है वो सब कंट्रोल यहीं से हो रहा है। बी फर्स्ट इसमें है और इसमें है, यानी ये दोनों तो ऑप्शन क्या हो गए बेटा, एलिमिनेट हो गए। अब बी और सी में से कुछ बनेगा, सॉरी बी और डी में से कुछ बनेगा ना। अब सी पे आते हैं। ठीक है, सी पे एसिटाइल कोलाइन, ये क्या होता है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन। सी फोर्थ, सी फोर्थ, यहाँ पर सी सेकंड है, यहाँ पर सी फोर्थ है, तो ये सही हुआ, ये गलत हो गया। एंड डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स, उसमें क्या होता है बेटा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। आप सबको पता है जब न्यूरॉन रेस्ट में होता है उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही वो डीपोलराइज होता है बेटा, क्या होता है, बाहर का सोडियम अंदर आना स्टार्ट हो जाता है और पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन, है ना। नेक्स्ट बेटा, मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट, ये मान लो बेटा आपका न्यूरॉन है, ठीक है, और ये आपकी बेटा कोई भी एक मसल है। ठीक है, तो ये आपका है न्यूरॉन, ये आपके बेटा मसल। तो जहां पर न्यूरॉन और मसल आके मिलते हैं, न्यूरॉन मसल आके मिलते हैं, इसको बेटा हम बोलते हैं एनएमजे, एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर मोटर एंड प्लेट इसी का नाम होता है, जहां पे न्यूरॉन्स और मसल्स ये आकर मिलते हैं, इस जंक्शन का नाम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, यूनिपोलर न्यूरॉन्स कैन बी सीन इन। आपने न्यूरॉन्स की टाइप पढ़ी होगी बेटा, सबसे पहले दुनिया में ए पोलर न्यूरॉन आया, उसके बाद यूनिपोलर आया, फिर बाईपोलर आया, फिर मल्टीपोलर आया। ए पोलर बेटा जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें होता है, यूनिपोलर हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, बाईपोलर हमारी आंखों में होता है, मल्टीपोलर हमारी बॉडी के मैक्सिमम पार्ट में। तो यूनिपोलर कहाँ पर बेटा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, है ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, तो द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज अम्परियर टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। ये बात तो बिल्कुल सही है बेटा। अगर मान लो ये बेटा, अगर मान लो आपका एक्सोप्लाज्म है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है बेटा, ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होती है ना बेटा, ये नेगेटिव चार्ज प्रोटीन की वजह से बेटा वो चीज बाहर नहीं आ रही। ये नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोटीन की वजह से है, नेगेटिव चार्ज जो है बेटा वो प्रोटीन की वजह से है, वो चीज बाहर नहीं आ रही है ना। और बाहर जो पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, वो किसकी वजह से होता है, वो तो सोडियम की वजह से होता है। बाहर पॉजिटिव चार्ज है सोडियम की वजह से, अंदर नेगेटिव चार्ज है बेटा, अंदर नेगेटिव चार्ज है बेटा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से। तो इस मेम्ब्रेन से बेटा कभी भी ये प्रोटीन बाहर नहीं आती, ये स्टेटमेंट सही है।
इन इंसेक्ट्स ए ब्रेन इज प्रेजेंट along with the several ganglions and the neural tissue, है ना। ये भी सही है बेटा, गैंग्लिया होते हैं उनके पास, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इनके यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारी बेटा, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब यहाँ पर आपको देखना है बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml, 4 to 5 ml लगा लो आप। CO2, ये बात ठीक है बेटा, देखो CO2 की बात लिखी है बेटा, और ब्लड यहाँ पर लिखा है डिऑक्सीनेटेड। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर, लंग्स हमारे थोरेसिक चैम्बर में ही होते हैं, ये भी बात सही है। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन द टिश्यू, बेटा टिश्यू में हमेशा इसकी कमी रहती है तो प्रेशर कम रहेगा, और टिश्यू में CO2 प्रोड्यूस होती है तो प्रेशर ज़्यादा रहता है। हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विद द हीमोग्लोबिन, ये भी सही है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन रिदम इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, नहीं बेटा, सांस लेने में ना, आप ब्रीथ जो करते हो बेटा, आप सांस जो लेते हो ऑक्सीजन इनटेक के लिए नहीं लेते, अपनी बॉडी से CO2 को बाहर निकालने के लिए आप सांस लेते हो। आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल जो चीज है बेटा वो आपकी CO2 है, तो ये बात यहां पर गलत है बेटा, बाकी सब सही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम रिजल्ट इन, डायफ्राम की बात करें बेटा, सो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा बेटा, डायफ्राम, आपने अगर थोरेसिक चैम्बर को देखा हो, ये बेटा क्या है, डायफ्राम है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से बेटा क्या होगा, ऊपर नीचे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इस एक्सिस पर बेटा वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, वो क्या होगा बेटा, इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, देखो एक बार ध्यान से क्वेश्चन को, बताओ इसका जवाब दो। अर्थवॉर्म, आपको बेटा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है, अर्थवॉर्म। बताओ बर्ड्स के पास क्या होते हैं, ये क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा ना गलत लग रहा है, क्वेश्चन में गड़बड़ है थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉस टंग्स रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट, बेटा हमारा जो जो होता है खाने को चबाने के लिए बेटा आपको मस्कुलर मूवमेंट तो करनी पड़ेगी ना। लोकोमोशन रिक्वायर ए परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर स्केलेटल एंड न्यूरल टिश्यू, बिल्कुल सही बात है। जब तक बेटा आपको मूव करना है, आपका ब्रेन भी काम करना चाहिए, आपकी मसल्स भी काम करना चाहिए, आपका स्केलेटल सिस्टम भी काम करना चाहिए, तभी आप बेटा मूव कर पाओगे और लोकोमोट कर पाओगे ना। दोनों की दोनों स्टेटमेंट बेटा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पल्मोनरी वॉल्यूम्स को, यस, विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम्स,
बताओ। इसका तो डायरेक्ट ही आंसर है बेटा स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर की हेल्प से हम लोग अपने पल्मोनरी वॉल्यूम को, है ना, उनका हम लोग आइडिया लगा सकते हैं, राइट। तो बेटा हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, मिक्स क्वेश्चन थे ये। वैसे तो हम अपना चैप्टर कर रहे हैं, वो करेंगे, है ना। तो बेटा कोई भी आपको इसमें डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप डिस्कस कर सकते हो। बाकी हम सब बेटा अपना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में आते हैं। ओके, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।